तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। अक्सर अंडरवर्ल्ड में लोग औरतों का जिक्र भी करते हैं। बहुत सी ऐसी लेडी डॉन जिनको कह दिया जाता है, उनका ओवर द ईयर्स इतने सालों में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल उनका उभर के आता रहा। वो भले जैनाबी दारू वाली हो मुंबई से, या संतोका बेन जडेजा हो गुजरात से। इन दो लेडीज़ का बड़े लेवल पे एक रोल रहा है अपने अपने समय में। उसके साथ थोड़ा सा एक लिमिटेड स्फीयर में, एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में, मुंबई के साउथ मुंबई के उस इलाके में गंगूबाई काठियावाड़ी का कुछ रोल रहा है कुछ समय के लिए। वो भी जब करीम लाला का नाम उस पूरे किस्से में आया तो लोगों को गंगूबाई काठियावाड़ी की अहमियत का पता चला। लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनका कोई बजाते खुद अंडरवर्ल्ड में कोई रोल नहीं था, लेकिन उनको भी साथ में जोड़ लिया जाता है। मैं जब कभी इंटरनेट पे कुछ स्टडी करता हूँ, कुछ लोगों की किताबें देखता हूँ, तो बहुत सारी लेडीज़ को लेडी डॉन कह के पुकारा जाता है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। हर औरत का एक डिफरेंट किस्म का रोल रहा है। किसी ने कोई काम किया, किसी ने कोई दूसरा काम, लेकिन डायरेक्टली अंडरवर्ल्ड से उनकी इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं रही। कहने को तो लोग पूलन देवी का नाम भी लेते हैं, या सीमा विश्वास का नाम, सीमा सीमा परिहार का नाम भी लेते हैं। पूलन देवी, सीमा परिहार, इन दोनों पे फिल्में भी बन चुकी हैं। एक तो मेरे मित्र शेखर कपूर ने बनाई थी, एक दूसरी किसी और ने बनाई थी। शेखर कपूर मुझे याद है क्योंकि हम एक ही साथ हवालिया फिल्म में काम करते रहे हैं, चेतन साहब की कंपनी से जुड़े रहे, और चेतन साहब की रिश्तेदारी भी थी शेखर कपूर से। चेतन नंद, देवानंद, विजयानंद, इनकी एक बहन के बेटे हैं शेखर कपूर। खैर, फूलन देवी और सीमा परिहार अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन था उनका, डकैती का। उसमें उन्होंने बहुत से लोगों को मारा अपने साथ, जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई उसका बदला लेने के लिए। और वो लिमिटेड था, वो चंबल के जो एरिया था, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का बॉर्डर। ओवरऑल अंडरवर्ल्ड में उनका कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह एक दूसरी क्लास आती, दारू वाली। मुंबई में ख़ास तौर पे जब 50 में के दहाके में दारूबंदी लागू की गई पूरे महाराष्ट्र में, उस समय के मोरारजी देसाई सरकार के समय पे, जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तभी से जब पुराना जो महाराष्ट्र था जिसमें गुजरात का काफ़ी हिस्सा साथ में था, ये तो 1966 में जो भाषा के आधार पर राज्य बने तो उसमें महाराष्ट्र अलग हुआ। तो पहले सौराष्ट्र करके कहा जाता था। ये पूरा पुराना सिस्टम था 66 के पहले का। उस समय मोरारजी देसाई ने दारूबंदी लागू की थी अपने उस एरिया में, जो आज मुंबई और महाराष्ट्र कहा जाता है, जिसको क्या। दारूबंदी के बाद जो चोरी छिपे दारू बिकने शुरू हुई, दोनों किस्म की, एक जो देसी बनाई जाती है हाथ भट्टी के जिसको हम कहते हैं, वो मुंबई शहर के बाहर बाहर जो खाड़ी का इलाका था, समुंदर के किनारे पे, नदी के किनारे पे, नदी तो नहीं है लेकिन जो दोनों तरफ समुंदर को बीच में से जो एक छोटी धारा उनको जोड़ती है, उसको खाड़ी भी कह देते हैं, और छोटी छोटी रिवर्स का नाम भी दे देते हैं। तो उस किस्म के किनारों पे, क्योंकि इनको पानी बहुत चाहिए होता है दारू बनाने के लिए, और पानी के अंदर डीप जो एरिया होता है वहाँ पे इसलिए बनाते हैं भट्टियाँ कि पुलिस वहाँ पर आसानी से नहीं पहुँच सके। वो एक किस्म की दारू का अड्डे थे, धंधा था। दूसरा था जो इम्पोर्टेड दारू, जो अमीर लोग पिया करते थे, अपर क्लास के लोग, सुपर रिच और रिच लोग, उनको इम्पोर्टेड विस्की स्कॉच चाहिए होती थी, जो शिप्स के रास्ते से मुंबई पोर्ट पे पहुंचती थी। जो बाहर से समुद्री जहाज आते थे
यात्रियों को, सैलानियों को लेके या सामान लेके, कार्गो शिप, वो सब बॉम्बे डॉक्स में पहुंचते थे। तो उनका क्रू बड़ी गिनती में शराब की बोतलें यहाँ सस्ते भाव से बेच जाता था, और उनको बड़े लेवल पे खरीदती थी जैनाबी दारू वाली, जिसको कहते हैं। हाजी मस्तान के बहुत करीबी रही, करीम लाला के, वरदराज मुडलियार के, इस किस्म के बड़े, और साथ साथ पुलिस की बहुत बड़ी खबरी भी थी, उसको जैनाबाई खबरी भी कहते थे। तो ये अलग किस्म का एक बिजनेस था। जब हाजी मस्तान स्मगलिंग करते थे सोने की और चांदी की, तो जैना भी एक तरीके से स्मगलिंग करती थी अपर एंड दारू की, जो बढ़िया शराब होती है, स्कॉच, उस किस्म की सब। तो ये उनका रिश्ता था, स्मगलिंग का गठजोड़ था। लेकिन जब पठान गैंग और दाऊद गैंग की लड़ाई शुरू हुई, तो उसमें कई बार जैनाबी ने उनके समझौते करवाने की कोशिश की और करवाए भी। उनका जिक्र हम अपने एक एपिसोड में कर चुके हैं। वो डिफरेंट किस्म का रोल था। जो दूसरी देसी दारू, हाथ पट्टी वाली दारू, उसमें सबसे बड़े नाम थे मुंबई में। मुंबई के बाहर बाहर जो चाइना करीक के पास जो इलाका है, उसको वर्सोवा गांव भी कह देते हैं, वर्सोवा नदी के साथ। वो थी बेला आंटी, बहुत बड़ा उसका अंपायर चलती थी उसकी। आधी मुंबई को दारू सप्लाई वो बेला आंटी करती थी। उसी साथ मुंबई शहर के अंदर जो खार डांडा का एरिया है, उसके साथ थोड़ा आगे लगता हुआ जो कार्टर रोड का एरिया, जहाँ एक ज़माने में सुपरस्टार राजेश खन्ना का आशीर्वाद बंगला हुआ करता था, वहाँ से लेके जो पाली हिल का जो पूरा एरिया है, जहाँ पे सुनील दत्त का बंगला था, दिलीप कुमार का बंगला था, गुलजार साहब वहीं पे रहते हैं, उस एरिए तक पूरे जो सैकड़ों अड्डे थे, दर्जनों अड्डे थे उस इलाके में, जहाँ अपर एंड लोग भी ये घर की निकाली हुई दारू पीते थे। उसमें से जो दारू अब ठेके में मिलती है, जिसको कंट्री कहते हैं, जहाँ हाथ भट्टी होती है, उससे थोड़ी हट के होती थी, क्योंकि ये फल फ्रूट से बनाई जाती थी। पेरू, जिसको हम अमरूद कहते हैं, उससे बनाई जाती थी। इस तरह से और काफ़ी फ्रूट्स की दारू बनती थी। वो उनकी एक स्पेशलाइजेशन थी, और वो बनाती थी सुंदरी आंटी। वो क्रिश्चियन थी, लेकिन नाम सुंदरी रखा हुआ था। इसी तरह शीला आंटी थी, वो भी क्रिश्चियन थी, लेकिन नाम शीला नाम से मशहूर हो गई। तो सुंदरी आंटी और शीला आंटी, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे इस किस्म की थोड़ी सी अच्छी, विदेशी दारू से थोड़ी सी कम अच्छी और देसी दारू से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी, जो मिडिल क्लास के लोगों, उनकी जो क्लाइंटेल थी, और कुछ अमीर लोग भी शौक से पीते थे, बहुत पैसा कमाया, गाड़ियाँ रखी, जायदाद बनाई, प्रॉपर्टी बनाई। और जैसे आप कोई भी इलीगल काम करते हो, तो आपको सरकारी अफसरों से मिल के रहना पड़ता है, ख़ास तौर पे पुलिस वालों से और स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट से, उसके साथ साथ चुंगी वालों से। क्योंकि जब शहर से बाहर से दारू अंदर आएगी, तो चुंगी का नाका क्रॉस करके आना पड़ता है, टोल नाका जिसको कह देते हैं, वहाँ से निकल के आना है, तो उनके साथ भी मिला के रखनी होती है। उसके साथ साथ एक और डिपार्टमेंट हुआ करता था, सीबी कंट्रोल, क्राइम ब्रांच कंट्रोल, मुंबई पुलिस का। उसका काम भी दारू पकड़ने का होता था। तो इस तरीके से इन सब लोगों से बना के रखना, उनको हफ्ता देना, और साथ के साथ पॉलिटिशियन को अपनी जेब में रखना। क्योंकि जब कोई सरकारी अधिकारी आपके हाथ में नहीं आता, तो पॉलिटिशियन आपकी हेल्प करता था उनको आपके साथ जोड़ने के लिए। शायद यही कारण था। जब हमारे एक मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रहे महाराष्ट्र के नारायण राणे, उनकी एक इलेक्शन में बेला आंटी ने कम से कम 100 गाड़ियाँ अपनी जो दारू की थी वो निकाल के, उनको धुलाई सफाई करवा के उनकी इलेक्शन के लिए लगाई थी, बहुत दिनों के लिए, ताकि उनकी जो प्रचार है उनका वो ज़ोरों शोरों से चलता रहे। ये दूसरी किस्म की औरतों का रोल था। तीसरी वो रही है जिनकी अंडरवर्ल्ड के लोगों से दोस्ती रही है, यारी दोस्ती रही, या लिव इन रिलेशनशिप रहा है। जैसे अबू सलेम का रहा,
वो बेदी उसका नाम था, लड़की का मैं भूल जाता हूँ हमेशा, उसके साथ उसका अफेयर रहा, शादी नहीं हुई। उसी तरह विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी, उनका इतने साल रिलेशन रहा, लेकिन दोनों आज भी इनकार करते हैं कि उनकी कभी शादी नहीं हुई। इसी तरह और बहुत से ऐसी लोग हैं जिनके, औरतें हैं जिनके अंडरवर्ल्ड की जो फिगर थे उनके साथ रिश्ते तो रहे लेकिन शादी नहीं हुई। इसी तरह अर्चना शर्मा का नाम आता है। बहुत बड़ा रोल उसने अदा किया था जब नेपाल में मिर्जा दिलशाद बेग को मारा गया। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उस ऑपरेशन में, जिसमें हमारी एजेंसी भी शामिल थी, वो अर्चना शर्मा का था। और उस ऑपरेशन के बाद वो एक आध बार कहीं नज़र आई और केसेस में, उसके बाद वो देश छोड़ के चली गई अमेरिका। हमने वो भी एपिसोड एक किया था। इसी तरह और बहुत सी औरतें हैं जिनका एक नाम जोड़ा जाता रहा है अंडरवर्ल्ड के साथ। उस तरह कुछ बड़े जो गैंगस्टर थे उनकी बीवियों का नाम भी आता है, जैसे अरुण गवली इतने साल जेल में रहा, उसकी गैर हाजिरी में उसकी पूरी सल्तनत को संभालती थी उसकी पत्नी आयशा बेगम या आशा गवली, जिसका नाम रखा हुआ है शादी के बाद। उसी तरह अश्विन नाइक की बीवी बहुत साल तक देखती रही जब वो जेल में था, लेकिन बाद में कुछ हालात ऐसे बिगड़े, कुछ हालात ऐसे बने और बिगड़े दोनों तरफ से कि उसका मर्डर हो जाता है। इसी तरह अनिल परब, जो वो इतना बड़ा शूटर था छोटा राजन गैंग का, उसने तो अपनी बीवी को खुद ही जला के मार दिया था। वो उसका अपना एक रिलेशन था। उसी तरह शिल्पा जावेरी, जिसके कई लोगों के साथ रिश्ते रहे, लेकिन आखिर में सबसे लंबा रिश्ता उसका समद खान के साथ रहा। वो एक अपनी किस्म की, उसको लेडी डॉन नहीं कह सकते आप, उसकी दोस्ती थी अंडरवर्ल्ड के डॉन्स के साथ, और उनके लिए वो अपनी जान तक भी देने को तैयार थी। एक बार तो समद खान को गाड़ी में बैठा के ले गई थी भगा के वो कोर्ट से। इस किस्म के काम भी कर लेती थी, बहुत डेयरिंग थी। तो इस किस्म की और भी बहुत सी लेडीज़ हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड में अपना रोल अदा करते रही, कभी किसी के कहने पे, कभी किसी के प्यार में, और कभी किसी लालच में। इसी तरह एक रुबीना सिराज सैयद हुआ करती। सिराज सैयद हमारे कुलीग थे, पत्रकार थे, बहुत अच्छी तरह जानता था उनको, बड़े बढ़िया इंसान थे। लेकिन उनकी वाइफ जो थी रोबीना, वो कहीं छोटा स्टील गैंग के टच में आ गई। उस एरिया में रहते थे, एक ही एरिया में, तो वो छोटा स्टील के लिए काम करने लग गई। जेल में जो उसके आदमी थे उनको खाना वाना पहुँचाना, पैसा देना, उनकी सब ख्याल रखना उनके बिहाफ पे, वो उसका हो गया। और कुछ इस किस्म के लोग होते हैं जो अपने रिश्ते की वजह से इस फील्ड में उनको कूदना पड़ जाता है, या लोग उनको साथ में बुला लेते। उनमें दाऊद इब्राहिम की बहन का नाम आने लगा। जब भाई लोग तो दुबई चले गए और जो लोग थे वो हसीना आपा के पास जाने लगे कि हमारा ये काम है, करवा दीजिए, तो वो कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, एक फिल्म भी बनी बाद में उस पर। तो इस किस्म से बहुत सारी औरतें किसी न किसी तरह इस फील्ड में उनका नाम शामिल होने लग गया। इसी तरह छोटा राजन की बीवी, वो जो खुशी कंस्ट्रक्शन अपनी बेटी के नाम पे बनाई, जब छोटा राजन बाहर था इतने सालों से, वो घर तो मेरा ख्याल 25-30 साल से घर आया ही नहीं वो, तो वो पूरे का पूरा घर और कारोबार जो संभाला वो उनकी पत्नी ने और सुजाता ने और उनके भाई ने, उन्होंने संभाला पूरे घर को, जैसे आशा गवली ने अरुण गवली का घर संभाला। तो ये औरतों का एक रोल चलता रहता। उसी तरह कुछ ड्रग के धंधे में बड़ी नाम है, जिनमें बेबी आंटी सबसे मशहूर हुई, वर्ली वाली। बहुत बड़ा केस ड्रग का हुआ, आज भी चल रहा है उसका धंधा, लेकिन बड़े तरीके से उस केस से निकल गई, क्योंकि बड़े पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, निकालना पड़ा। उसी तरह एक अम्मा आंटी हुआ करती थी एंटोपिल एरिया में, सैन कोलीवाड़ा के पास। वो बहुत बड़ा, उसका भी ड्रग का धंधा चलता था।
अपने तरीके से उसने चलाया, लेकिन हाथ में कभी नहीं आई क्योंकि मिली भगत थी। एक वरदाराज मुडलियार का आशीर्वाद था। पुलिस वाला कौन बोलेगा उसके सामने। तो इस किस्म से बहुत सी औरतों के बहुत से रोल रहे। तो कुछ ऐसी भी पर्सनैलिटीज रही हैं इंडस्ट्री में जो अंडरवर्ल्ड के नाम से अपना उल्लू सीधा करती रही। किसी न किसी तरीके से किसी गैंगस्टर से नाम जोड़ लेना और अच्छे अच्छे रोल फिल्म इंडस्ट्री में लेने में कामयाब होती रही। लेकिन जैसे ही अंडरवर्ल्ड की मजबूती फिल्म इंडस्ट्री पे कम हुई, वो एक एक करके सब नज़रों से ओझल होती गई, क्योंकि उनका गॉडफादर नहीं बचे थे उनकी हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों, इस किस्म की बहुत चर्चाएं चलती हैं जिनको हम लेडी डॉन के नाम पे मशहूर कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरह से भी डॉन नहीं होती। जैसा मैंने कहा, ये दो तीन को छोड़ के अगर सबसे कोई ज़्यादा डॉनगिरी किसी ने की है औरतों में, तो वो संतोषा बिरदे जाने की है, गुजरात वाली। वो भी जब उसके पति को मारा गया तो उसने उसका बदला लेने के लिए अपनी वो जो उसके पति की जो बनाई हुई एक पैंट थी उसकी पूरे इलाके में, उसको बरकरार रखा। और उसके बाद उसके बेटे वो भी उसी तरह अपने बाप के कर कदमों से चलते हुए उसी तरह का अपना एक जो अंडरवर्ल्ड का और बदमाशी का और दहशत का एक माहौल वो आज तक जडेजा फैमिली के पास चल रहा है। तो इसी किस्म से कुछ कर्नाटका की, एक आध गोवा की, चेन्नई की कुछ औरतें इस किस्म के फील्ड में आई, लेकिन बहुत देर तक टिक नहीं सकी। बहुत ही तो अपना बदला लेने के लिए आई थी, जैसे सपना दीदी। इतना नाम कमाया, उस पर फिल्म भी बनी, लेकिन अंत में बहुत बुरी मौत देखनी पड़ी। इतनी हिम्मत तो उसने की कि दाऊद इब्राहिम से टक्कर ली। उसके पति को, उसके हस्बैंड को, महमूद कालिया को एयरपोर्ट में मार दिया गया। मुंबई पुलिस के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने एयरपोर्ट से बाहर निकलते गोली मार दी और कहा इसके पास हथियार था, मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। अब एयरपोर्ट से निकलते हुए बंदूक कहाँ से आ गई उसके पास, और उसकी मौत का बदला लेने के लिए सपना दीदी ने, मैं उसके भी हमने 3-4 एपिसोड बनाए थे, आपने सुना है, लेकिन बजाते खुद वो भी कोई लेडी डॉन नहीं थी। तो इस किस्म के किस्से कहानियाँ अंडरवर्ल्ड में फिल्मों की तरह चलते रहते। फिल्में बनाने वाले इनमें मसाला लगा के और इधर उधर की बातें भर के मिक्स करके एक कहानी बना के पेश कर देते हैं, लेकिन उनमें हकीकत नहीं होती। हकीकत उन बातों की होती है जिनकी पुष्टि हो सके कि वाकई उन्होंने ये काम किए या नहीं किए। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।